बाजार में खबर जोरों पर है कि टेमासेक और अल्फावेव ग्लोबल के बाद हल्दीराम की भुजिया खरीदने के लिए अब पेप्सिको उतावला है। मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही। पिछले साल तक कहा जा रहा था कि हल्दीराम 51% स्टेक बेचेंगे, लेकिन बाद में माइनॉरिटी स्टेक बेचेंगे और कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, ऐसी भी खबरें आई। पेप्सिको कंपनी में पिछले महीने 10 से 15% हिस्सेदारी खरीदने का ऑफर दे चुकी है। देखते हैं कि क्या पेप्सिको खरीद पाएगी हल्दीराम। वैसे आपके मन में भी ये सवाल तो आया होगा कि आखिर क्यों सब हल्दीराम के पीछे पड़े हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत का स्नैक्स मार्केट 42,695 करोड़ रुपए का है और सालाना 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2032 तक इसके 95,521.8 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। और हल्दीराम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2023 के बीच हल्दीराम स्नैक्स का रेवेन्यू डबल होकर 6,426.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के प्रॉफिट में 71% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 5 साल से कंपनी का रेवेन्यू लगातार 19% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि प्रॉफिट में सालाना 14% की तेजी आई है। 2023 में कंपनी ने 745 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया। इसी तरह हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल का रेवेन्यू 2019 से 2023 के बीच 64% बढ़कर 4,191 करोड़ रुपए पहुंच गया और नेट प्रॉफिट 37% की तेजी के साथ 433.8 करोड़ रुपए रहा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसने 475 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने जो आंकड़े आपको बताए ये हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के हैं, लेकिन 2024 में ये दोनों कंपनियों को मर्ज करके हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों सब हल्दीराम की भुजिया को खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हल्दीराम की भुजिया सभी खरीदना चाहते हैं, लेकिन हल्दीराम की भुजिया इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? राजस्थान में हर गली में भुजिया की दुकान है, फिर हल्दीराम ने ऐसा क्या किया कि ये मार्केट में छा गए? जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दीराम का ओरिजिनल नाम गंगा अग्रवाल था और उनकी दादी उन्हें प्यार से हल्दीराम कहती थी। 1908 में पैदा हुए हल्दीराम ने भुजिया बनाना अपनी बुआ से सीखा और मात्र 12 साल की उम्र से वो भुजिया बेचने लगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में भुजिया बेहद कॉमन है और हल्दीराम को भी ये बात पता थी। इसीलिए वो अपनी भुजिया को दूसरे दुकानदारों से अलग करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी भुजिया रेसिपी में बेसन के साथ मोठ दाल मिलाना शुरू किया, क्योंकि राजस्थान में मोठ दाल लोग मजे से खाते हैं और उन्होंने अपनी भुजिया को बारीक और क्रिस्पी बनाना शुरू किया। अब उनका प्रोडक्ट तो दूसरों से बेहतर था, लेकिन वो लोगों को कैसे समझाएं कि ये खास है? इसके लिए उन्होंने भुजिया को वहां के महाराज दंगर सिंह के नाम पर दंगर सेव कहना शुरू कर दिया। लोगों में ये दंगर सेव खूब पॉपुलर हुआ। हल्दीराम अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, लेकिन तभी 1944 में उनके घर में वही हुआ जो हर घर में होता है, थोड़ी किचन पॉलिटिक्स, थोड़ा सास बहू ड्रामा। एंड में हल्दीराम को अपना घर छोड़ना पड़ा और साथ ही उन्हें उस बिजनेस को भी छोड़ना पड़ा जो उन्होंने खुद खड़ा किया था। खैर, हल्दीराम अपने बीवी बच्चों के साथ निकल पड़े, लेकिन यही उधेड़बुन कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि घर तो पालना ही है। ऐसे में एक दिन बाजार में उनका दोस्त मिलता है और बातचीत के बाद वो उन्हें 100 रुपए देता है। उस जमाने में 100 रुपए बड़ी चीज थे, इतनी कि इतने पैसे में हल्दीराम ने घर किराए पर ले लिया, एक छोटा सा किचन सेटअप कर दिया और मूंग दाल बनाकर बेचना शुरू किया। आप सोचेंगे मूंग दाल क्यों? उनकी वाइफ मूंग दाल बहुत अच्छी बनाती थी और मूंग दाल को वो बाजार में काम करने वाले लोगों को बेचने लगे। फिर धीरे से उन्होंने अपनी भुजिया फिर से बेचनी शुरू की। हल्दीराम की भुजिया और मूंग दाल टेस्टी थी तो उन्हें कस्टमर आसानी से मिले। अब थोड़े पैसे बचाकर उन्होंने एक प्रॉपर शॉप रेंट कर ली और भुजिया बेचने लगे। ये बात जल्द ही मार्केट में फैल गई कि हल्दीराम अपने दंगर सेव के साथ मार्केट में वापस आ चुके हैं। अगले कुछ साल तक उन्होंने अपनी इसी दुकान पर फोकस किया, लेकिन वो सिर्फ बीकानेर तक सीमित रहने के लिए नहीं बने थे और किस्मत ने उन्हें मौका दिया। 1950 में वो अपने दोस्त के घर शादी में कोलकाता गए और वहां उन्होंने मेहमानों के लिए भुजिया बनाई। फिर क्या था, मेहमानों ने न सिर्फ उनकी भुजिया खाई बल्कि उन्हें ऑर्डर भी दिए। तब उन्हें समझ आया कि कोलकाता उनके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वहां भुजिया सेगमेंट में कोई कंपटीशन नहीं है। फिर फाइनली 1955 में उन्होंने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने बड़े पोते शिव किशन लाल को
कोलकाता में बिजनेस करने के लिए भेजा। वहां उन्होंने 8 फुट की दुकान से शुरुआत की, लेकिन अपने टेस्ट के चलते जल्द ही मार्केट में उनका नाम चलने लगा। हर दिन 150 से 200 किलोग्राम भुजिया बिकने लगी। 1967 आते आते हल्दीराम की 8 फुट की दुकान 25 फुट की हो चुकी थी। इनफैक्ट कोलकाता बिजनेस बीकानेर से ज्यादा बेटर चल रहा था। अच्छा, एक बात यहां ध्यान रखने वाली है कि कोलकाता में भुजिया बेचनी थी, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हल्दीराम ने बंगाली लोगों को पसंद आने वाली बंगाली मिक्सचर नमकीन बेचा पहले। खैर 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल थे। उन्होंने खुद बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले लिया। फिर बिजनेस इतना कैसे बढ़ा? वेट, आपको याद है ना कि कोलकाता बिजनेस करने के लिए हल्दीराम ने अपने पोते शिवकिशन को भेजा था। 1968 में शिवकिशन नागपुर में बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहां जाने पर उन्हें रियलाइज होता है कि नागपुर के लोगों को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक उन लोगों को भारत की बहुत सारी मिठाइयां ऐसी हैं जिनका एक्सपोजर नहीं मिला था। फिर क्या था? शिवकिशन ने भुजिया के साथ अपनी फेवरेट काजू कतली लोगों को बेचने का फैसला किया, लेकिन लोग नई चीज ट्राई करने से थोड़ा घबराते हैं, तो शिवकिशन ने लोगों को फ्री सैंपल्स ऑफर किए। बस एक बार जबान पर स्वाद चढ़ा तो काजू कतली ने भी सभी को अपना दीवाना बनाया। नागपुर ब्रांच में हल्दीराम की दुकान पर मिठाइयां और भुजिया जबरदस्त बिकते थे। 1971 तक नागपुर में 2 दुकानें हो गईं, लेकिन असली गेम तब बदला जब शिवकिशन ने हल्दीराम की दुकान को रेस्टोरेंट में बदलने का सोचा। लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट में राजस्थानी कचौरी और समोसा बेचना चाहते थे, लेकिन नागपुर के लोग इडली और डोसा यानी साउथ इंडियन खाने के दीवाने थे। तब शिवकिशन ने साउथ इंडियन डिशेस के साथ एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन यहां भी उन्होंने फ्री सैंपल वाला फॉर्मूला लगाया, यानी इडली और डोसा खाने वाले कस्टमर्स को कचौरी और समोसा मुफ्त में ट्राई कराते, और स्वाद का जादू यहां भी चल पड़ा। आलम ये कि उन्हें अपने रेस्टोरेंट में सिटिंग बढ़ानी पड़ी। 1975 तक नागपुर में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट शुरू हो गए, और अब हल्दीराम सिर्फ भुजिया बिजनेस नहीं बल्कि इंडियन स्नैक्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में चेंज हो चुका था। उधर 1975 में रामेश्वर लाल, जो कि कोलकाता में बिजनेस कर रहे थे, वो फैमिली बिजनेस से अलग होने की बात कहते हैं। तब मूलचंद और रामेश्वर लाल में एग्रीमेंट होता है कि रामेश्वर वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे और मूलचंद वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं करेंगे। शिवकिशन अभी बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। बेसिकली ही वांटेड टू मेक हल्दीराम अ नेशनल ब्रांड। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में आउटलेट स्टार्ट करने का सोचा, और इस आउटलेट की जिम्मेदारी उन्होंने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को दी। मनोहर लाल 1982 में दिल्ली आए, मार्केट रिसर्च किया और 1983 में उन्होंने अपनी पहली शॉप खोली। उनका बिजनेस टेक ऑफ करने ही वाला था कि तभी 1984 के दंगों में उनकी दुकान और वर्कशॉप सब बर्बाद हो गए। तब 1985 में मनोहर लाल ने अपने भाइयों से फंडिंग लेकर फिर से अपना काम शुरू किया। मनोहर लाल की मेहनत रंग लाई और दिल्ली में भी बिजनेस चल पड़ा। लेकिन तभी 1992 में उन्होंने नोटिस किया कि सभी फॉरेन ब्रांड्स इंस्टेंट स्नैक्स के नाम पर विदेशी चीजें बेच रहे हैं, और तब उन्होंने अपनी भुजिया की पैकेजिंग में बदलाव किया ताकि वो ज्यादा दिनों तक चल सके। एक्सपेरिमेंट हिट रहा, और अब हल्दीराम की भुजिया सिर्फ चंद शहरों में नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे उन्होंने कचौरी, रसगुल्ला, भेल, नमकीन, मिक्सचर, अचार जैसे लगभग 400 स्नैक्स को डिफरेंट साइज और पैकेजिंग में बेचना शुरू किया ताकि हर तरह के कस्टमर को टारगेट किया जा सके। लेकिन क्या प्रोडक्ट और आइडिया भर काफी था? नहीं। हल्दीराम को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इन्होंने कुछ काम किए। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन पैकेट्स को जनता के बीच ले जाने के लिए सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स और हजारों रिटेलर्स को हल्दीराम ने ऑन बोर्ड किया। नंबर 2, पैकेजिंग। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पैकेजिंग बेहद इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें कि हल्दीराम के सभी स्नैक्स बेहद वाइब्रेंट और प्रीमियम लुकिंग पैकेजिंग में रैप होते हैं। इसके अलावा इनके स्नैक्स आपको हर साइज में मिल जाएंगे, यानी एक स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर फैमिली पैक तक आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर 3, हल्दीराम ने शुरुआत भले ही भुजिया से की, लेकिन उन्होंने लगातार अपने बिजनेस और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपने कस्टमर्स के टेस्ट के हिसाब से बढ़ाया, जिसकी बदौलत वो न सिर्फ राजस्थान बल्कि बंगाली, पंजाबी, मराठी सभी के दिलों में जगह बना पाए। आपने देखा होगा कि कोलकाता में बिजनेस करने का आइडिया 1950 में, या बिजनेस स्टार्ट हुआ 1955 में। इसी तरह मनोहर लाल दिल्ली आए 1982 में, लेकिन बिजनेस शुरू हुआ 83 में। तो क्या करते रहे इतने वक्त?
मार्केट रिसर्च और तैयारी, यही सारी बातें थी जिनकी बदौलत आज हल्दीराम इस मुकाम पर है। अभी तक टेमासेक, बेन कैपिटल, ब्लैकस्टोन जैसी दिग्गज कंपनियां बोली लगा चुकी हैं और अब इसमें पेप्सिको भी शामिल हो गई है। पिछले हफ्ते मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया था कि सिंगापुर सरकार के स्वामित्व वाली निवेश फर्म टेमासेक ने हल्दीराम में $10 अरब के मार्केट कैप के हिसाब से 10% हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही आगे ऐसी और स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।